दोस्तों, उर्दू दुनिया के इंतहाई मशहूर और मारूफ नाम प्रोफेसर अलीमुल्लाह हाली साहब, इनके बारे में ये बताने की कतई जरूरत नहीं है कि आप बेमिसाल शायर, बल्कि उस्ताद शायर, नाक़िद, मुहक्किक, एडिटर और एक अच्छे उस्ताद के तौर पर इन्होंने शुरूगदर्शी हासिल की है और अजीमाबाद के तकारीब के आप आफ्तार हुआ करते हैं। तो आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो गैर रस्मी गुफ्तगू होगी। इंटरव्यू और गुफ्तगू का मामला ये होता है कि इंटरव्यू में आदमी सवालात करता है और उसके बितरतीब जवाबात दिए जाते हैं, लेकिन गुफ्तगू का मामला ये होता है कि दौरान गुफ्तगू कोई बात निकल जाती है तो आदमी उसी बात से आगे बढ़ता है, फिर कोई कता कलाम करके कोई नई बात, तो मौज़ूआत बदलते रहते हैं। तो इसलिए गुफ्तगू सुनने में अच्छा लगता है। तो मैंने जो सिलसिला शुरू किया है वो गुफ्तगू का। आप अजीमाबाद के आबरू हैं, आपने जो अदबी खिदमत अपने तौर पर अब तक पेश की है वो उसका बड़ा जखीरा है। रिसर्च स्कॉलर को आपकी तख्लीकात से बहुत कुछ मिल जाएंगे, लेकिन शख्सियात के सिलसिले में बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप खुद बता देंगे तो वो मोतबर होगा। आप अपने सिलसिले में मुख्तसर सा तारुफ कीजिए ताकि देखने वाले को आपसे कुर्बत हो जाए। मेरी पैदाइश 1941 में भागलपुर में हुई जी, और वालिद साहब, वालदा वगैरह सारे लोग। वालिद साहब का नाम बता दीजिए। वालिद साहब सैयद अहमद मरहूम सैयद अहमद कारोबार के सिलसिले में भागलपुर में उन दिनों मुकीम थे। अब वालदा का भी नाम बता दीजिए, रिसर्च स्कॉलर के लिए बड़ा कारआमद होगा। वालदा का नाम मैमुना खातून जी। लेकिन हम लोग जल्द ही भागलपुर छोड़कर फिर चले आए पूर्णिया। पूर्णिया में राजा वसी रजा साहब जी मरहूम मगफूर जी वालिद के दोस्तों में थे। चुनांचे हम लोग उसी मकान को जो असद मंजिल कहलाता जी था, जी वसी रजा साहब के वालिद के नाम पर था, उस मकान में हम लोग मुकीम रहे और काफी अरसे तक वहां रहे। जी। चुनांचे मेरी इब्तदाई तालीम भी पूर्णिया में हुई। पुणे में किस स्कूल या? पूर्णिया सिटी मिडिल स्कूल में मेरा पहले दाखिला जो हुआ जी वो 3 क्लास में। जी 3 क्लास में दाखिला हुआ और मेरे उस्ताद था मलिकपुरी साहब, वो मेरे उस्ताद थे, नामवर आदमी, और उन्होंने मुझे बहुत ही सहारा दिया अदबी ज़ौक़ को अंगेज करने में जी। तो इस तरीके से मेरी इब्तदाई दिलचस्पी अदब से जी उसमें जनाब वफा मलिकपुरी का बड़ा हाथ है। नहीं तो ये अधूरा रह जाएगा कि आपने इब्तदाई तालीम वहां से की है, उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया जी। और हमारे साथियों में बड़े नाम वाले लोग भी, लुत्फुर रहमान, जफर उमानवी, कमर आजम हाशमी और दूसरे लोग भी जी। तरुरनवी जो हमारे उस्ताद थे जी। वो कहते ही थे कि ये बैच जो है कहकशां है जी, बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से तालिब इल्मी के ज़माने से ही ग्रेजुएशन वगैरह में जब था जी, तब वो नज़में वगैरह लिखता रहता था। लेकिन आप वफा मलिकपुरी साहब शायरी तो मेरी घुट्टी में सराहत की हुई जी। मेरे दादा जान हाफिज मुश्किपुरी जी। आबाई वतन हम लोगों का खगड़िया जिला में, पहले मुंगेर जिला में था जी, अब खगड़िया जिला में है। मुश्किपुर एक बस्ती है, गोगरी जमालपुर। जी जी, जान रहे हैं। तो वहाँ के बड़े शायरों में थे। उस वक्त बिहार में शागिर्दी और उस्तादी का जो सिलसिला था जी, उसमें नुमाया शख्सियत हमारे दादा जान की थी जी, माशाअल्लाह। उनके बहुत सारे शागिर्द
खगड़िया, मानसी, मुंगेर और भी इलाके जो थे वहाँ फैले हुए थे। तो अब तो रफ्ता रफ्ता सब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस तरह से शायरी जो है दादा जान, इवन ये है कि उन्होंने जो मेरा नाम रखा जी पैदाइश पर, तो नाम का हिस्सा है वो अलीमुल्लाह हाली, जी, और कुछ और इजाफे का साथ वो जोड़ा जाता था तो तारीख पैदाइश निकलती थी। जी। तो हम चाहेंगे कि आपको शायरी के हवाले से और शायरों के हवाले से, अदब के हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करें। जी। मिसाल के तौर पर हमने पूछा था कि आपके उस्ताद कौन हैं, तो यही बता दीजिए कि आप शागिर्दी में किसी के रहे हैं या शागिर्दी से के बगैर शायर हैं। दरसी हैसियत से शागिर्द में हूँ वफा मलिक पूरी का, जी, दरसियात का मामला जी, लेकिन शायरी में उनका मिजाज कुछ और था, मेरा मिजाज कुछ और था। वो पुराने स्कूल के आदमी थे और हम जो हैं वो तरक्की पसंदी और जदीदियत के दहाने पर खड़े हुए थे, इसलिए वो शायरी के मैदान में उनसे इक्तिसाब तो नहीं कर पाया। जी, आपकी सलाहियत खुदादाद है और आपको विरासत में भी शायरी विरासत में मिली। अच्छा, मेरे दिल में ये बात पता नहीं क्यों खटकती है कि पहले शायरी में उस्ताद की बड़ी अहमियत होती थी और उस्ताद के शागिर्दों की भी बड़ी तादाद होती थी, बड़ी तादाद। लेकिन अहद हाजिर में, आज के अहद में, लोग उस्ताद का नाम लेना भी पसंद नहीं करते जिनसे वो सलाह लेते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? जमाना बदल गया है और अखलाकियात का मामला ये है कि ये कमजोर हो गई है। अब तो किसी शागिर्द को अपना शागिर्द बताते हुए भी डर लगता है कि वो इनकार न कर दे। एकदम मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। हमने देखा है कि कितने लोग आपसे आकर जो है सलाह लेते हैं, अखलाकी वैल्यूज हैं जी, उनका मातम कीजिए, सिवाय इसके और क्या है ना। हाँ। अब जो है वो पैदा ही होते हैं, लेकिन इसमें भी जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनका पस मंजर समाजी हैसियत से जी और माशरती हैसियत से, सकाफती हैसियत से जरा मजबूत रहा है जी, वो अब भी एहतराम करते हैं इन कदरों का। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी उर्दू शायरी की दुनिया में अगर हिंदुस्तान गिर पैमाने पर लिया जाए तो मेरे ख्याल से ये 10 उंगली है। इस 10 उंगली में बड़े शायर का नाम भी गिनना मुश्किल हो जाएगा जिनको कि मोतबर शायर कहा जाए। सही बात। क्या शायरी बहुत आसान फन है, सहल है? में हमारे यहाँ इतनी शायरी हुई है जी और इतने शोराए कराम सामने आए हैं और उनके कलाम का इतना बड़ा अंबार जमा हो गया कि हिर फिर के मुताला करने वालों का ज़ौक़ जो है वो शेरियत की तरफ ज्यादा जाता है जी। और उर्दू जबान के सिलसिले में ये तारीफ लोगों ने की है, मुस्तशरिकीन ने, ये पोएटिक लैंग्वेज है जी, उर्दू जबान ही पोएटिक लैंग्वेज है। तो शायरी जो है इस जबान की घुट्टी में सराहत की हुई है जी, इसलिए शायरी को माइनस करके नहीं देखा जा सकता है, नहीं इसका मजा लिया जा सकता है। और मुख्तलिफ लोग अपने अपने अंदाज की शायरी करते रहे हैं। हर दौर में एक नया रुझान पैदा हुआ है, बाज़ औक़ात नई तहरीक पैदा हुई है और उसके तहत अच्छा खासा ज़ख़ीरा जमा हो गया शायरी का। हम आपसे जानना चाहते हैं कि शायरी इतना सहल है कि हर आदमी शायर बन जा रहा है, जिसकी तबावी मौजूद नहीं है वो भी शायर है, वो साहिब किताब है। तो क्या ये आसान फन है? वो फन नहीं आता है जी और तभी रुझान नहीं है उसका जी। तो मैं समझता हूँ कि उसकी शायरी अच्छा नमूना नहीं बन सकती। तो शायरों की तादाद तो बढ़ रही है, तादाद तो बढ़ गई, लेकिन बड़े शायर पैदा नहीं हो रहे हैं। बड़े शायर नहीं, औसत और औसत दर्जे से कम जी हैसियत के लोग भरे पड़े जी। मुशायरे में जाइए तो तरस जाता है कान कि भाई कोई अच्छा कलाम सुनने का, कोई चीख कर जो है सुनाता है, कोई मुतरन्नुम
आवाज में अपनी चीजें सुनाता है, लेकिन कलाम में जो फन होना चाहिए, काबिल जिक्र और काबिल तारीफ अफराद शोरा में बहुत कम रहे हैं, पहले भी कम रहे हैं और आज भी कम है, और आज तो और कमतर है। देखिए वक्त ने जिन शोराओं को जिंदा रखा, बिहार अजीमाबाद के ले लें या पूरे बिहार को ले लें, उसमें कितने नाम गिने जा सकते हैं जो मुतकद्दमीन हैं, चंद नाम गिने जा सकते हैं। अहद हाजिर में आपको अगर कहा जाए कि आप नुमाइंदा शायर जो अपनी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा है, आपके हम असर को अभी छोड़ देते हैं, आपके बाद की नस्ल जो है, उसमें कितने शायर को आप नाम ले सकते हैं जो एक मोतबर शायर की हैसियत रखते हैं? नामों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता, इस वजह से नाम लेने से एतराज करता हूँ। देखिए नाम लेना थोड़ा मुश्किल भी है कि अगर आपने कुछ नाम छूट जाए तो फिर आपकी दुश्मनी बढ़ जाती है, मखा की शिकायत हो जाती है। लेकिन मैं इस दुश्मनी को मोल लेना चाहता हूँ कि भाई हम तो ये 5 उंगली, ये 5 उंगली, 10 उंगली में भी अभी हम शायरों को नहीं गिन सकेंगे जो मैं शायरी के हवाले से बात करता हूँ। चंद लोग हैं जो अच्छी शायरी कर रहे हैं। शायरी के साथ भी ये मसला भी है कि लोग सराहने वाले अलग अलग जमात, अलग अलग ग्रुप के होते हैं जी, अलग अलग ज़ौक़ के होते हैं। कुछ लोग गजल को ज्यादा अहमियत देते हैं जी, कुछ लोग नज़मों को समझते हैं कि भाई इसमें फिक्री चीजें होती हैं और उसकी बुनत जो है वो गजल के मुकाबले में ज्यादा खूबसूरत होती है जी, इसलिए नज़्म के कायल हैं वो। तो इस तरीके से अलग अलग तबकात हैं जी, कि जो अलग अलग असनाफ की भी तारीफ करते हैं और अलग अलग लहजे की पजीराई करते हैं। इसलिए ये कहना कि चंद ही अफराद मेरे जिक्र में आएंगे, हो सकता है कि दूसरे की फहरिस्त जो है उसमें दूसरे नाम हों। लेकिन देखिए जो अब देखिए जमील मजहरी, रजा नकी भाई, इस तरह के नमूने आने वाले वक्त में आपको नजर आते हैं कि कोई रजा नकी भाई की जगह कोई कर सकता है, जमील मजहरी की जगह कोई कर सकता है कि आज का नक्शा ये है कोई अलीमुल्ला हाली के बराबर जा सकता है। एक सलम्बर में मुब्तला है, सलम्बर ओंघने की कैफियत, नीम गुनूदगी की कैफियत, उर्दू शायरी का यही नक्शा है आज। अब इसको कोई तहरीक सामने आए, कोई तंजीम सामने आए, तब हो सकता है कि इसको एक समत अता हो सके। देखिए तहरीक और तंजीम का जो मामला है कि हाँ हर आदमी एक तंजीम है और उसकी अपनी तहरीक है। नहीं, उसके अलावा ये भी कि तहरीकें या तंजीमें जो होती हैं खाजी हालात के रद्दबदल से होती है। एक जमाना था जब इनकलाब का मामला था, हिंदुस्तान की आज़ादी के नारे लगते थे, एक ख़ास फिजा पैदा हो गई थी, इसलिए शायरी उस वजह की सामने आने लगी। तो सियासी, समाजी, माशरती हालात जो हैं वो खुराक अता करते हैं शोरा के लिए, तो शायरी का मवाद इकट्ठा करते हैं। तो ऐसी कोई फिजा चूंकि नहीं है आजकल, इस वजह से हमारे यहाँ एहतजाज का लहजा भी सुस्त हो गया, बिल्कुल, और कंटेंट की कमी हो गई है। देखिए मौज़ूआत का वाकई मौज़ूआत जो है अब वो घिसे पिटे मौज़ूआत है। अब मैं तो आपसे शायरात के बारे में बात ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि शायरात में तो और भी मुश्किल है चुनना कि ये कौन इसमें से आने वाले वक्त में एक फिजा को बिगाड़ने में ये जो अवामी अंदाज के मुशायरे होते हैं, बड़े बड़े मुशायरे कहलाते हैं, इनका वो बहुत बड़ा हाथ है कि इन्होंने ऐसे शोरा और शायरात को मुतारिफ कराया कि जो शायरी के फन से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, सिर्फ आवाज की बुनियाद पर वो शायरी शेर सुना देते हैं। अक्सर हिंदी में लिखा हुआ होता है और उसी को पढ़ देते हैं या दूसरे ने लिख के दिया। आपने बहुत सही कहा, इसे आप अंदाजा लगाइए कि क्या बताइए कि उसको उर्दू जबान, उर्दू रस्मुल खत से वाकिफ नहीं है। में आप अच्छे शोरा को तलाश करते हैं इस दौर में,
एक बात और भी अभी जो चलन में है, मैं चाहता हूं, देखिए आपसे बात करने का मतलब ये है कि आप जो कहेंगे उससे लोगों को एतबार होगा, और वक्त आने के बाद यही बात आपकी तारीख बनेगी। क्या अलीमुल्लाह हाली साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा था, या एक गुफ्तगू में ये कहा था। अभी एक चलन आम चला हुआ है कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग इवेंट्स कराते हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों को बुलाते हैं, बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े हॉल को रिजर्व करते हैं, और वो शायरी के लिए टिकट लगाते हैं, और उससे जो है अच्छी खासी कमाई करते हैं। तो क्या इससे उर्दू अदब का या उर्दू शायरी का कुछ भला हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं भी यही कहता हूं कि आपने कह दिया। भला नहीं हो रहा, बल्कि एक तरह से आप देखिए कि वो नुकसान है, इसलिए कि ये लोग तो कारोबारी मिजाज के हैं और पैसों की बुनियाद पर या ताल्लुकात की बुनियाद पर लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, और इसमें फन को नहीं देखते हैं, इसमें अदा देखी जाती है, बस अदा देखते, तरन्नुम देखा जाता है, ताल्लुकात देखे जाते हैं, ताल्लुकात देखे जाते हैं, बस यही है। और क्रेजी होना देखा जाता है कि ये बहुत अभी चल रहा है या चल रही है। तो मैं ये चाह रहा था कि यही बात जो मेरे दिल में है वो आपसे मिलाकर ये देखें कि ये दोनों बातें मिलकर मजबूत बात चीज है, और यहाँ की गंदे किस्म का कारोबार है ये, है ना। गंदे किस्म का इन मानों में कि इससे समाज का नुकसान हो रहा है, शायरी का नुकसान हो रहा है, जबान का नुकसान हो रहा है। जिसको जबान पर इख्तियार नहीं है, कमाल हासिल नहीं है फन पर, वो सोबतें नहीं देखी हैं, दिल में गुदाज नहीं है, तो वो क्या शायरी करेगा, खाली नक्काली करते हैं। अच्छा, एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि अज़ीमाबाद में बहुत ही खादिम उर्दू, तो क्या आप ये उम्मीद रखते हैं ये खादिम उर्दू से उर्दू का भला हो रहा है? कुछ नहीं, अपनी तशफ़ी हो जाती है उनकी। हम सदर हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो खादिम हैं, बस बहुत ही, और चीफ मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं डेलीगेट्स में, तो उसमें शामिल हो रहे हैं, अखबार में तस्वीर आ रही कोशिश है मकबूल होने की, मशहूर होने की कोशिश। उर्दू का तो कोई भला नहीं हो रहा है, कुछ फायदा हो जाए, अदब का तो कोई भला नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। जबान का से मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप ये महसूस करते हैं कि उर्दू शायरी काफी सूरत से आगे बढ़ रही है या इंजमात का शिकार है? मैंने अभी अर्ज किया ना कि एक सलम्बर की सी कैफियत है, गुनूदगी की कैफियत है, बाकायदा सोई नहीं है उर्दू शायरी, लेकिन ओंग रही है, आंखें बंद कर रही हैं। इसलिए इस अरसे में कोई एडवांस करने की बात, कोई पेशकदमी हो, इस तरह की कोई फिजा नहीं है। थोड़ी सी तवज्जो से आदमी चौंकता है गजल के सिलसिले में। जी, गजल के सिलसिले में मेहनत की गई है, और कई नाम ऐसे हैं और कई काम ऐसे हैं कि जिनकी वजह से गजल में नई शाख पैदा हुई है, लेकिन गजल खा गई है नज्म को। जी, पहले भी खाती रही है, आज भी वही नक्शा। देखिए, यही हाल उर्दू फिक्शन का है। उर्दू अफसाने को ये अफसानचों ने निगलना शुरू कर दिया है। अफसानचों के साथ साथ तो और भी हैरत अंगेज बात हो रही है, 1.5 सतरी, 2 सतरी, 3 सतरी, ये क्या मजाक हो रहा है? अदब में ये तजुर्बा माना जाएगा कि इसे मजाक माना जाएगा? हौसला है ये, और कुछ नहीं। शायरी में भी जो है वो क्या क्या माहिए और क्या सब है, तो क्या ये सब आगे तक तो वो भी खत्म है, बहुत कम। इसकी उम्र है। हाँ, ये बच्चा जवान होने वाला है। नहीं, कुछ नहीं, ये मरीज उर्दू अदब में नज़में और गजलें जिंदा रहेंगी, मेरा मानना है। और ये सब जो छोटे छोटे तजुर्बे होते हैं, ये फुलझड़ी की तरह है। दूसरी जबानों से लेकर के चाहते हैं कि ट्रांसप्लांट कराएं, तो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो रास नहीं आ रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप तो उस्ताद शायर हैं, तो आप के शागिर्दों की कोई तादाद है? नहीं, तादाद तो मैं नहीं बता सकता। कुछ शागिर्द तो बाकायदा होते हैं जी, और कुछ अकीदत और मोहब्बत रखते हैं और इस्लाह लेते हैं, आप बताते कहीं नहीं। हाँ, ये भी है, और कुछ आपके कलाम से फैज उठाते हैं जी,
جس کا ذکر وہ کریں نہ کریں جی لیکن فیض اٹھاتے ہیں تو ایک طرح سے وہ بھی شاگرد کی صف میں آ جاتے ہیں. مشاعرہ اور سیمینار اور مشاعرے سے اردو زبان و ادب کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں اگر فائدہ ہے بھی تو نہایت محدود. آپ سے ایک دوسرا سوال میں اسی سے جڑا ہوا کروں گا کہ آپ یہ بتائیے جتنے بھی سیمینار ہوتے ہیں اگر اس کی ہم فہرست بنا لیں اس میں غیر پروفیسروں کو جگہ دی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ غیر پروفیسر غیر معلم والا حلقہ جی جو لکھنے پڑھنے میں جینوین چیزیں پیش کر رہا ہو اس کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن ان کو جگہ نہیں دی جاتی. پروفیسران کا یہ عالم ہے کہ ایک بنا لیتے ہیں جو مقالہ یا پیپر جن کو کہتے ہیں 5 جگہ پڑھتے ہیں. میں نے سنا ہے. تو یہ تو بہت یہ تو مثالیں ہر طرح کی ہیں. ہاں آپ اتفاق سے ایسی مثال دے رہے ہیں جو ہے تو صحیح لیکن وہ ایک مثال کے طور پر ایک سیکشن میں ہے. ایسا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیمیناروں کے جو بلائے جاتے ہیں اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جموں یونیورسٹی پٹنہ ہے اب پٹنہ کی یونیورسٹی جموں جائے جے این یو کا پٹنہ ہے پٹنہ سے جے این یو جائے. اس طرح سے ایک کاروبار بنا ہوا ہے. اس کو تو نکارا نہیں جا سکتا ہے. اگر اس پر آپ گفتگو کریں گے تو میں وہ فہرست بنا کر لاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ یہ پروفیسر کیا سمجھتے ہیں کہ یہی ادب کے ناوک ہیں یہ ناخدا ہیں. بڑی تعداد میں یہی اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں. اگر یہ پڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو وہاں ڈاکٹر راجندر پرساد جیسا ان کے کلاس میں کوئی بچہ نہیں ہے لیکن اس کو موقع نہیں دیا جاتا ہے. یہ ہمارا احتجاج ہے. نہیں آپ کو لگتا ہے پروفیسر حضرات سے شکایت ہے؟ بالکل شکایت ہے. اور اس زد میں بھی نہیں آپ دیکھیے آپ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ عام روش ہے. یہ روش عام ہے کہ سیمیناروں میں جو کہکشاں بنتے ہیں وہ پروفیسر اصل میں پروفیسر لوگ مل کر کے سیمینار کرتے ہیں جی اور اس میں اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں تو وہ دوست تو کالج اور یونیورسٹی کے ہوتے ہیں باہر کے لوگ نہیں آ پاتے ہیں اس وجہ سے. لیکن کوئی باہر رہ کر اچھا لکھ رہا ہے جی اور شہرت حاصل کر رہا ہے اور اردو والوں کو کچھ دے رہا ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو لوگ صرف نظر کریں. اس کا ذکر ہوتا ہے. اچھا آپ بہت جس کو کہتے ہیں کہ بہت گرما گرم گفتگو گرمی والی بات ہوئی ہے. اور دیکھیے ہے کیا آدمی سچ سننا چاہتا ہے. سچ میں بڑی تاثیر ہے اور میں نے کوشش کی ہے. میری ماں کا یہ بچپن میں سکھایا ہوا تھا بیٹا سچ کہنا اور ڈرنا کسی سے نہیں. اچھا آپ سے اب چاہیں گے کہ میرے ویورز تھوڑا سا کلام بھی سن لیں تاکہ جو ابھی جو گرمی ہے اس میں کچھ نرمی بھی آ جائے. جانتے ہیں کہ میں نظموں کے سلسلے ہاں کوئی اپنی خوش فہمی کا شکار نہیں آپ نظمیں بہت اچھی کرتے ہیں. اس کا عنوان ہے سارباں. سارباں کہتے ہیں اونٹ کے قافلے کو جی آگے بڑھانے والا لے جی جانے والا. جو آگے آگے چلتا ہے آگے سے اور پیچھے اور سب اونٹ جی ہوتے ہیں. اس میں ممکن ہے آج کے حالات آپ کو نظر آئے منکشف ہو جائے. جی سارباں اے سارباں اب ٹھہر جا. سارباں اے سارباں اب ٹھہر جا. گشت میں ہے وسعت صحرا میں پاگل گرم طوفانی ہوا. واہ پورا منظر آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے. دیکھیے وسعت صحرا میں پاگل گرم طوفانی ہوا. ریت کے اڑتے پہاڑوں میں ہوا جاتا ہے گم. اگلے سفر کا ہر نشان سارباں اے سارباں. عالمی تناظر میں یہ بالکل لگتا ہے کہ آج لکھی ہے آپ نے. ریت کے اڑتے پہاڑوں میں ہوا جاتا ہے گم. اگلے سفر کا ہر نشان سارباں اے سارباں. ہم کہاں ہے تو کہاں ناقہ کہاں. ہم کہاں ہے تو کہاں ناقہ کہاں. آگ اگلتے موسموں میں پے بے اٹھتی ہوئی یہ گرد باد. چھینتی جاتی ہے چہروں سے نقوش ہم رہی. ٹوٹتا جاتا ہے ہر لمحہ یہاں اپنے ہونے کا گمان. ٹوٹتا جاتا ہے ہر لمحہ یہاں اپنے ہونے کا گمان.
تا سکوت شام صحرا تا غروب آفتاب دھند کے چھٹنے تلک یا پھر شب مہکی منور مہرباں ساعت تلک بہت اے سفر کارے زیاں اے سارباں اب ٹھہر جا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے آج لکھی ہے. یہ آج کا جو منظرنامہ ہے پوری دنیا کا، لگتا ہے کہ آپ اسی سے متاثر ہو کے لکھی. تو جو بڑی تخلیق ہوتی ہے وہ لازوال ہوتی ہے، وہ ہر زمانے میں اپنی افادیت کو برقرار رکھتی ہے. تو بہت شکریہ، آپ طبیعت کی ناسازگی کے باوجود. اور میرا خیال ہے کہ آپ نے جس محبت کے ساتھ سوالات کیے، پوری محبت نہیں تھی. میں یہ چاہتا تھا کہ آپ حساس شخصیت ہیں، آپ کو مانا جائے گا. جیسے آج بھی ہم مانتے ہیں کہ کلیم الدین احمد، سہیل عظیم آبادی، یہ جمیل مظہری، کلیم الدین احمد، یہ سب حساس شخصیت ہے. آنے والے وقت میں وہاب اشرفی صاحب، آپ، شمائل احمد، لطف الرحمان، یہ سب اپنی شخصیت سے تخلیق کار یا قلمکار کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور نہ عادت بنتی ہے کہ وہ پلٹ کے دیکھے کہ قارئین جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی، اس کا کام ہے اپنی تخلیق پیش کرنا، اس کا کام ہے اپنی قلمکاری کو سامنے لانا. اب اچھا ہے برا ہے، کچھ لوگوں کو کی تحسین و تعریف جو ہے اس کی زندگی میں ہونے لگتی ہے. جی، کچھ وہی تو گمراہ ہو جاتا ہے، شیطان کی طرح وہ گمراہ ہو جاتا ہے. چلیے وہ زمانے پر چھوڑ دینا چاہیے. جی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے کوئی نہیں دبا سکتا. تو کوئی دبا نہیں سکتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کی شخصیت کی پرتیں جو ہے لوگوں پر ظاہر ہوں گی اور لوگ مداح ہوں گے. غیر معمولی صلاحیتیں بیج کی طرح ہوتی ہیں جو زمین کا سینہ پھاڑ کر نمودار ہوتا ہے. پھر ایک بار آپ کا شکریہ. آپ کا بھی شکریہ.